हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी ऑफ एजुकेशन। दोस्तों, आज का ये जो टॉपिक है वो ऐसी कोई एग्जाम नहीं हो सकती जिसमें ये टॉपिक नहीं पूछा जाता। और हमारा जो पेपर 1 है और एजुकेशन जो पेपर 2 है, उन दोनों का ही ये बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है। आप प्रीवियस ईयर पेपर उठा करके देख लीजिए, ऐसा कोई साल नहीं है जहां पर ये क्वेश्चन नहीं पूछा गया हो। तो दोस्तों, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में एजुकेशन के लिए क्या क्या प्रावधान दे रखे हैं, मतलब कि हमारा संविधान हमें शिक्षा के लिए क्या क्या सुविधाएं उपलब्ध कराता है, क्या क्या फैसिलिटी हमें दे रखी है, उसके बारे में हमें आज पढ़ना है। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग ये सभी आर्टिकल पढ़ेंगे क्योंकि कहीं ना कहीं ये शिक्षा से जुड़े हुए हैं। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं, हमारे संविधान, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के दो इम्पोर्टेंट पार्ट हैं, पार्ट 3 और पार्ट 4। पार्ट 3 डील्स विद द फंडामेंटल राइट्स एंड पार्ट 4 डील्स विद द डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसीज, मतलब कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व और मौलिक अधिकार। तो मौलिक अधिकार के अंतर्गत आने वाले ये सभी आर्टिकल हैं। नीति निर्देशक तत्व के अंतर्गत ये आते हैं और इसके अलावा भी कुछ एक्स्ट्रा 3 आर्टिकल हैं, इनको हम डिस्कस करेंगे। बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट ये, क्योंकि राइट टू एजुकेशन, राइट टू इक्वालिटी और इस तरीके के सभी इम्पोर्टेंट टॉपिक जो है इस टॉपिक के अंतर्गत आ जाते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। ये वीडियो आपका हिंदी इंग्लिश दोनों में होने वाला है। देखिए दोस्तों, अगर आप जो है एजुकेशन सब्जेक्ट की तैयारी कर रहे हैं, नेट के लिए पेपर 1 की तैयारी कर रहे हैं, एमए एजुकेशन में है, बीएड एमएड या सीटेट जैसी किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो स्टडी ऑफ एजुकेशन आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट एक चैनल है। इससे जरूर जुड़े। यूट्यूब पर है तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, वो जो राइट बटन दिख रहा है, और बेल आइकन दबा दीजिए। और इस लेक्चर के पीडीएफ्स आपको मिलेंगे हमारी टेलीग्राम चैनल पर, तो आप इस लेक्चर के पीडीएफ के लिए वो भी ज्वाइन कर सकते हैं, साथ ही फेसबुक पेज को भी फॉलो कर सकते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। इस वीडियो में ये हमारा पार्ट 1 होने वाला है। पहले मैं आपको बता दूं, पार्ट 1 होने वाला है, इसमें हम लोग बात करेंगे फंडामेंटल राइट्स से जो आर्टिकल निकल के आते हैं, जो एजुकेशनल प्रोविजन है अंडर द फंडामेंटल राइट्स। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के जो है भाग में, यहाँ बोल दूं भाग 3 या फिर बोल दूं पार्ट 3 जो है वो फंडामेंटल राइट्स से डील करता है। कहाँ से कहाँ तक? आर्टिकल नंबर 12 से लेकर के 35 तक जो है फंडामेंटल राइट्स के बारे में बताया गया है, ये सभी के बारे में। ठीक है, और मेजरली जो शुरू होते हैं वो शुरू होते हैं 14 से 35 तक। ठीक है, तो चलिए 1 बाय 1 करके देख लेते हैं। राइट टू इक्वालिटी, राइट टू फ्रीडम, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन, फ्रीडम ऑफ रिलीजन, कल्चरल एजुकेशनल राइट्स एंड राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। इनमें कौन कौन से? सबसे पहला आता है हमारा आर्टिकल नंबर 14, राइट टू इक्वालिटी, समानता का अधिकार। क्या कहता है ये आर्टिकल, ये अनुच्छेद क्या कहता है? दैट द स्टेट shall not deny to any person equality before law or equal protection of laws within the territory of India। मतलब कि इंडिया की सीमाओं के अंतर्गत किसी भी व्यक्ति के साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा। अब आप बोल रहे होंगे इसमें एजुकेशन कहाँ से रिलेटेड है? दोस्तों, तो ये भेदभाव आपके इसमें देखा जा रहा है प्रवेश के नियमों के विनियमित करने के लिए। मतलब कि किसी भी इंसान को आप किसी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में एडमिशन देने से डिनाई नहीं कर सकते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन, आर्टिकल नंबर 14। ठीक है, क्या कहता है कि किसी भी इंसान को आप इंडियन टेरिटरी में किसी भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में एडमिशन देने से डिनाई नहीं कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है आर्टिकल नंबर 15। आर्टिकल नंबर 15 जो है वो डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ, मतलब कि भेदभाव ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन, रेस, caste, sex, place of birth by the state। It also ensure equality in educational opportunity। मतलब कि किसी भी नागरिक के साथ जाति, धर्म, लिंग, जन्म स्थान और वंश के आधार पर भेदभाव नहीं किया जा सकता। मतलब कि हर एक बच्चे को
चाहे वो किसी भी जाति, धर्म, लिंग मतलब किसी भी सेक्स का हो, उसका जन्म स्थान कौन सा भी हो और वो किसी भी वंश से आता हो, उसे किसी भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में एडमिशन करने से नहीं रोका जा सकता है। तो आर्टिकल नंबर 14 यहाँ बोल रहा है कि सबके लिए इक्वल अपॉर्चुनिटीज दी जाएंगी, समान अधिकार दिया जाएगा, एजुकेशनल इक्वालिटी दी जाएगी। ठीक है, चलिए आर्टिकल नंबर 15 का ही एक और पार्ट है, वो क्या कहता है, उसमें स्पेशली बताया गया है टू मेक स्पेशल प्रोविजन फॉर एडवांसमेंट ऑफ बैकवर्ड क्लास इंक्लूडिंग शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब। तो SC ST जिन्हें बैकवर्ड क्लासेस माना जाता है उनके एडवांसमेंट के लिए ये आर्टिकल है। और ये भी बात करता है रिजर्वेशन इन एजुकेशनल इंस्टीट्यूट फॉर SC एंड STs, मतलब कि जो रिजर्वेशन दिया जाता है एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स में वो किस आर्टिकल के तहत दिया जाता है, आर्टिकल नंबर 15 के पार्ट 4 के अकॉर्डिंग दिया जाता है, जिसमें यह कहा जाता है दैट किसी भी जो है बैकवर्ड क्लास जैसे कि शेड्यूल कास्ट या शेड्यूल ट्राइब हो उसको रिजर्वेशन मिलेगा एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में, है ना, शैक्षणिक संस्थानों में आरक्षण की सुविधा करता है। कौन सा, आर्टिकल नंबर 15। तो ये आपको ध्यान रखना है, क्वेश्चन इस तरीके से पूछा जाएगा कि किस आर्टिकल के द्वारा जो है शैक्षणिक संस्थानों में अदर बैकवर्ड क्लास या बैकवर्ड क्लासेस को जो है आरक्षण सुनिश्चित किया जाता है। तो आपको आर्टिकल नंबर 15(4) लिखना है। ठीक है, नाउ 16 क्या है, इट गारंटीज इक्वालिटी of opportunity for citizen in matter of relating employment and appointment to any office under the state। ठीक है, अगर आप रोजगार के लिए कहीं जाते हैं तो वहां पर हर एक इंसान को जो है इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलेगी, हर एक सिटीजन को इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलेगी, चाहे वो किसी भी जाति धर्म विशेष से संबंध रखता हो। ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट ये टॉपिक है, कॉपी पेन अपने पास जरूर रखिए, इसे नोट करते चलिए, नहीं तो मैं आपको PDF प्रोवाइड करने वाली हूँ इसका। फिर देखिए दूसरा पार्ट है 16(4), इट इंश्योर दैट द गवर्नमेंट कैन मेक रिजर्वेशन इन फेवर ऑफ बैकवर्ड क्लासेस ऑफ सिटीजन। बहुत इंपॉर्टेंट ये आर्टिकल जो है गवर्नमेंट को ये पावर देता है कि वो जो बैकवर्ड क्लासेस हैं उनके लिए रिजर्वेशन इंश्योर कर सके, मतलब कि उनको आरक्षण के लिए अलग अलग पॉलिसीज बना सकती है, उन्हें आरक्षण दे सकती है, किन के लिए, जो बैकवर्ड क्लासेस हैं उनके लिए। तो गवर्नमेंट को ये पावर है कि वो इनके लिए कुछ रिजर्वेशन कर सकते हैं। ठीक है, नाउ नेक्स्ट आर्टिकल नंबर 21, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट, इट गारंटीज राइट टू फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन टू ऑल द चिल्ड्रन ऑफ द एज 6 to 14 ईयर इन मैनर एज स्टेट में बाय लॉ डिटरमाइन। क्या बोल रहे हैं, इसको हम राइट टू एजुकेशन भी कह सकते हैं, क्या सकते हैं, है ही वो राइट टू एजुकेशन। और राइट टू एजुकेशन दोस्तों मैं आपको यहाँ मैंने लिखा भी हुआ है, मैं बताना भी चाहूंगा आपको, पहले ये डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स में था, फिर इसको जो है 86th अमेंडमेंट करके कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट करके मतलब कि बदलाव करके 2002 में जो है इसको अपने फंडामेंटल राइट्स में इंक्लूड कर लिया गया। ठीक है, फंडामेंटल राइट्स में ले आए इसको, तो ये आर्टिकल नंबर 21A बन गया। और ये लागू कब से हुआ है दोस्तों, और ये लागू हुआ है 2010 से। ठीक है, तो ये आपको याद रखने वाली बात है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, तो राइट टू फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन मतलब कि आर्टिकल 21 क्या कहता है कि जो बच्चे 6 से 14 वर्ष की आयु तक के हैं उन सभी को निशुल्क तथा अनिवार्य शिक्षा दी जाएगी। आपको पैसे भी नहीं देना है और आपको अनिवार्य मतलब जरूरी से वो शिक्षा लेनी है, ये राइट है हमारा। ठीक है, तो कौन सी शिक्षा, भाई ये एलिमेंट्री एजुकेशन की बात हो रही है और किसी लेवल की भी बात नहीं हो रही है। धीरे धीरे अब इस शिक्षा नीति में कहा गया है कि इसको सेकेंडरी तक बढ़ाया जाएगा, पर देखते हैं, अभी तो एलिमेंट्री एजुकेशन की बात है ये। ठीक है, आर्टिकल नंबर 21A।
फिर है आर्टिकल नंबर 24, क्या कहता है, स्टेट दैट नो चाइल्ड बिलो द एज ऑफ 14 ईयर शैल बी एम्प्लॉयड इन वर्क इन फैक्ट्री और माइन और एंगेज्ड इन एनी हैजार्डस एम्प्लॉयमेंट। क्या कहता है ये, कहता है अगर 14 साल से कम उम्र का कोई बच्चा है तो उसे कार्य करने की आजादी नहीं है, उससे कोई भी काम कराना अपराध है। तो 14 साल के कम उम्र के बच्चे से काम नहीं कराना है, और किसी कारखाने या खदान में तो बिल्कुल भी काम नहीं कराना है, ना ही किसी खतरनाक रोजगार में उन्हें लगाना है। ठीक है, तो ये अपराध माना जाता है 14 साल से कम उम्र के बच्चे से काम कराना। तो ये आर्टिकल नंबर 24 बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट। Article number 28, the institution run by the government will never preach any religion or give religious education, nor will they favor person of any religion। क्या बोल रहे हैं कि राज्य के द्वारा, राज्य मतलब स्टेट, हमारा कंट्री के द्वारा संचालित संस्थान ना तो किसी धर्म का प्रचार करेंगे, मतलब कि गवर्नमेंट स्कूल है ना, ऐसे स्कूल जिनको गवर्नमेंट की एड मिली हुई है या गवर्नमेंट के ही स्कूल ले लें हम, वो किसी भी धर्म का प्रचार नहीं करेंगे, ना ही धार्मिक शिक्षा देंगे। ठीक है, तो आपने देखा होगा जो सरकारी स्कूल है उसकी प्रार्थनाएं ना ही हिंदू बेस्ड होती है, ना ही मुस्लिम, ना ही क्रिश्चियन बेस्ड होती है ना। ऐसे देशभक्ति से उसमें प्रार्थनाएं होती है, देशभक्ति की, किसी भगवान से रिलेटेड वो नहीं होती है। ठीक है, तो किसी भी धार्मिक शिक्षा वो नहीं देते, ना ही वे किसी धर्म के लोगों का पक्ष लेंगे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। ठीक, न तो राज्य और न ही कोई अन्य एजेंसी किसी भी स्कूल में धार्मिक शिक्षा प्रदान कर सकती है जो पूरी तरह से राज्य द्वारा प्रबंधित है। अब आप बोलेंगे मिशनरी स्कूल वगैरह जो देते हैं, तो दोस्तों वो ये जो आर्टिकल है, ये जो सोसाइटी के तहत स्कूल बनते हैं, है ना, या फिर ग्रांट्स जो सरकार से कम ग्रांट्स लेते हैं या नहीं लेते हैं, उन स्कूलों पर ये आर्टिकल लागू नहीं होता है, क्योंकि क्या बोल रहे हैं, मैनेज्ड बाय स्टेट फंड, जिसके पास स्टेट फंड आता हो, स्टेट फंड से जो चलता हो, सरकार की मदद से जो चलता हो, वो ये काम नहीं कर सकता। आप नहीं लेते मदद और फिर आप मान लीजिए अपने किसी रिलीजन के बारे में पढ़ाते हैं, तो वहां पर कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, नाउ आर्टिकल नंबर 29, नो सिटीजन शेल बी डिनाइड एडमिशन इनटू एन एजुकेशनल इंस्टीट्यूट मेंटेन बाय स्टेट और रिसीविंग एड ऑफ स्टेट फंड ग्राउंड ऑन रिलीजन, रेस, कास्ट, लैंग्वेज और एनी ऑफ देम। क्या कह रहे हैं कि कोई भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट जो स्टेट द्वारा संचालित और मेंटेन हो, मतलब कि उसे पैसे मिलते हो, गवर्नमेंट की हेल्प मिलती हो कोई स्कूल या एजुकेशनल इंस्टीट्यूट चलाने में, तो वो किसी भी रिलीजन, रेस, कास्ट या लैंग्वेज के इंसान को एडमिशन देने से मना नहीं कर सकता। मतलब अगर आपका स्कूल है या कॉलेज है और आप सरकार की मदद से वो चला रहे हैं, तो आप फिर अपनी मर्जी से कि भाई इस रिलीजन के इंसान को मैं अपने कॉलेज में या अपने स्कूल में एडमिशन नहीं दूंगा, ये आप काम नहीं कर सकते हैं। इट प्रोटेक्ट द राइट ऑफ माइनॉरिटी टू प्रोवाइड देयर ओन एजुकेशन इन देयर ओन लैंग्वेज, और ये भी बोलता है कि कोई भी माइनॉरिटी है वो अपना एजुकेशनल इंस्टीट्यूट अपनी खुद की लैंग्वेज में रन कर सकता है। ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट आर्टिकल है दोस्तों। इसके ऊपर जब हम एमसीक्यू करेंगे तब आपको समझ में आएगा, मैं प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस में आपको दिखाऊंगी। ठीक है ना, नेक्स्ट चलते हैं हम लोग आर्टिकल नंबर 30, और ये शायद हमारा लास्ट आर्टिकल है और बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। आर्टिकल नंबर 30, प्रोटेक्शन अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन इन रिसीविंग द गवर्नमेंट ग्रांट फॉर एजुकेशन। जैसे कि हमने अभी बात करी कि हर एक स्कूल चाहे तो गवर्नमेंट की एड ले सकता है, नहीं भी ले सकता है, पर यहाँ पर एक स्पेशल प्रोविजन है। क्या बोल रहा है कि अल्पसंख्यकों को शैक्षणिक संस्थान चलाने करने का अधिकार प्राप्त है, कि अल्पसंख्यक भी अपना शैक्षणिक संस्थान चला सकते हैं। संविधान का यह अनुच्छेद कहता है कि सरकार वित्तीय मदद देने में किसी भी शैक्षणिक संस्थान के खिलाफ इस आधार पर भेदभाव नहीं कर सकती कि वह अल्पसंख्यक प्रबंधन के तहत संचालित है। तो ये क्या राइट देता है आर्टिकल नंबर 30? ये राइट देता है कि भाई माइनॉरिटी को अभी गवर्नमेंट ग्रांट मिलनी चाहिए, पैसे की मदद मिलनी चाहिए
अल्पसंख्यक का स्कूल या कॉलेज होने के कारण मना नहीं कर सकती गवर्नमेंट कि भाई हम आपको पैसा देंगे या नहीं देंगे ना। उनको कंपलसरी है कि अगर कोई अल्पसंख्यक कोई स्कूल खोलना चाह रहा है, कोई शैक्षणिक संस्थान का प्रबंधन करना चाह रहा है, तो गवर्नमेंट जो है उनको ग्रांट देगी, उन्हें पैसे देगी, उनकी मदद करेगी। ठीक है दोस्तों, तो ये था हमारा आज का वीडियो, ये हमारा पार्ट 1 था। कल ही आपको पार्ट 2 मिल जाएगा, उसमें जो है हमारी डायरेक्टिव पॉलिसी के बारे में हम लोग बात करेंगे कि डायरेक्टिव पॉलिसीज में कौन कौन से जो है हमारे आर्टिकल्स हैं जो कि शिक्षा से रिलेटेड हैं। ठीक है, तो चलिए फिर मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक एंड बाय।